हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं अपना एनवीएस पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो हैं आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली पीजीटी और टीजीटी, साथ में ये सारे वीडियो जो हैं और भी एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उसके लिए एक सीरीज हम लोग कंप्लीट सीरीज जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी साथ में उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इन सभी टॉपिक को आप जो है इस वीडियो में देखिएगा, और आने वाले वीडियो के अंदर और भी इंपॉर्टेंट जो है हम लोग जो है टॉपिक्स जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी भाई आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो के अंदर हम लोग जो है थ्योरी डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ जो है वहां पर टेलीग्राम के हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में कोई भी अगर सवाल आपका आता है तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो वीडियो आप हम लोग जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं किन किन एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप इन पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस या एनवीएस का एग्जाम शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, साथ में अपने स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के आईटीआई टीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बिहार के बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जो है कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको जवाब दूंगा। ओके, इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्रिएट कर रखे, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब अपने हमारे जो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर की हम लोग जो है थ्योरी से लेकर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आज के इस सेशन में हम लोग जो हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए एक एक करके इन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेजरली जो हमारे टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो 9 to 10 हैं। तो कहीं पर 5 दिए हैं, कहीं पर 6 दिए हैं, बट मेजरली जो है जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट हमारा आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहीं पर भी आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात की जाए तो ये हमारे मेजरली 10 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक एक करके मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, और प्लीज आप जो है ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन्हीं के बेस पर हम लोग जो है लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए एक एक करके हम लोग जो है इन सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है मेजरली जो है केवल एक ही यूजर होता है। तो यहां पर मैं इन सभी पॉइंट्स को पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं। ए डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर ए सिंगल यूजर एट ए टाइम, यानी यहां पर हमारे पास जो है ये जितने भी कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल यूजर के लिए बनाए जाते हैं। अब ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये या तो सिंगल टास्किंग हो सकते हैं या फिर मल्टीटास्किंग होते हैं। अब मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। इसका जो इंटरफेस होता है बहुत ही इजी होता है, कोई भी पर्सन जो है आसानी से इसके इंटरफेस को समझ सकता है। साथ में ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बड़ा सिंपलर होता है और ज्यादा एफिशिएंट होता है।
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में, क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत ईजी है। और जैसे जैसे हम अपने सिंगल यूजर से मल्टी यूजर की तरफ चलते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है बढ़ता जाता है। साथ में इसके अंदर जो इसकी फंक्शनैलिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है, आसानी से इसको स्केलेबल किया जा सकता है, यानी कितने भी रिसोर्सेज जो है इसमें आसानी से ऐड किए जा सकते हैं, इजी टू मेंटेन है, काफ़ी कम रिसोर्सेज में इसको हैंडल किया जाता है। और साथ में अगर किसी भी तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको फाइंड आउट करना, इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना जो है बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, अब देखिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरली जो है विंडो, मैक ओएस या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इनके अंदर जो है ये काफ़ी तरह के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में ये आएगा। ओके, तो जैसे अगर हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो एग्जांपल है वो एमएस डॉस है। एमएस डॉस की अगर आपको कोई फुल फॉर्म पूछे तो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, और आपका जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इसका एग्जांपल है। अब देखिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे सब में विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, ये तो तीन तो जो है ये मेजर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आएंगे ही आएंगे। जैसे ये तीनों के तीनों जो हैं ये मल्टीटास्किंग भी होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग भी होते हैं, तो हर जगह पर इनको मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, पाम ओएस और एमएस डॉस जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो आता है वो आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि यहां पर जितना भी हमारे पास जो टास्क आता है तो उसको हम लोग जो है मेरी फोटो शायद आपके बीच में आ रही होगी तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेनली मल्टी यूजर के लिए बनाया जाता है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारी टीम के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो एक साथ काफी तरह के सिस्टम के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ इसी तरह का था। वैसे मेनली इसको पहले यूज किया जाता था, अब जो है जो हाई टाइप की जो हमारे जो टास्क होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को आज भी यूज किया जाता है, बट वो जो है इंटरप्राइज एडिशन में ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर मल्टीपल यूजर होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए इस तरह के सिस्टम को बनाया गया है। और साथ में जितने भी यूजर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और इन प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो जितने भी यूजर्स होते हैं उनके टास्क को डिफरेंट टाइप के सेपरेट बैचेस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर आसानी से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के मतलब जॉब्स को सेट बनाकर एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे यूजर्स हैं तो उनके हर यूजर के एक ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनको बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, फिर उनके जितने भी जॉब्स होंगे यानी टास्क होंगे उनको सेट में डिवाइड करके ऑटोमेटिकली उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, अब यहां पर जो यूजर का जो इंटरेक्शंस होता है वो मिनिमाइज होता है, यानी वो आपस में डिस्कस नहीं कर सकते और यूजर को भी नहीं पता होता कि उसका जो टास्क होगा वो कब कंप्लीट होकर आएगा, एग्जीक्यूट होकर आएगा। ओके, तो इट अलाउ द यूजर्स टू कंटिन्यू देयर वर्क व्हाइल द सिस्टम हैंडल द टास्क। तो जितने भी यूजर्स होते हैं वो अपना टास्क कंप्लीट करते रहते हैं और जितना भी जो हमारा सिस्टम होता है वो ये हैंडल करता है कि उनके प्रोग्राम जो है उन कब किस वे में एग्जीक्यूट होंगे। यानी सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंडेंट होता है। उन्हें नहीं पता होता यूजर्स को कि उनका जो प्रोग्राम है कब एग्जीक्यूट होकर उनके पास आएगा, बट यहां पर उनके जितने भी टास्क होते हैं यूजर्स के एक के बाद एक जो है क्यू के फॉर्म में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको हैंडल करता है। तो यहां पर इट रिक्वायर्स द प्रोग्राम्स डेटा नेसेसरी कमांड टू सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब। तो यहां पर जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना भी प्रोग्राम है, डेटा है और जो भी कमांड है वो सबमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जॉब। और यहां पर जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते और उनके लिए खास तौर से इस तरह के सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए इसके जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पेरोल,
फोरकास्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और बहुत तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें आते हैं। ओके, अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है जो IBM का 360 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम लोग OS 360 के नाम से जानते हैं, वो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, इसके नाम को जरा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, जो कि है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि यहां पर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर बहुत सारे प्रोग्राम को इकट्ठा एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। डेफिनेटली एक साथ का मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली रन करते हैं, बट सीपीयू जो होता है एलोकेट केवल एक ही प्रोग्राम को होता है। तो इट अलाउ द मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल सीपीयू, यानी एक ही सीपीयू पर बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं। और साथ में जितने भी सीपीयू जो प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम होते हैं, उनको साइमल्टेनियसली यानी एक साथ रन किया जा सकता है। ओके, अब यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि दो या दो से अधिक प्रोग्राम को हमारे जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वहां पर एक साथ उनको स्टोर किया जाता है, और सीपीयू जो होता है उन प्रोग्राम को वहां से एक के बाद एक प्रोग्राम को वहां से उठाता है और उनको एग्जीक्यूट करता हुआ जाता है। तो कुल मिलाकर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम हैं, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यहां पर जो रिसोर्सेज हैं जैसे मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको बहुत आसानी से मैनेज किया जाता है। साथ में ये जितने भी प्रोग्राम एक साथ रन करते हैं ये इंडिपेंडेंट रन करते हैं, यानी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और इनको नहीं पता होता, एक तो ये एक दूसरे के प्रोग्राम टास्क में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो सारे प्रोग्राम जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, और यहां पर उन प्रोग्राम का आपस में एक दूसरे का जो इंटरेक्शन हो सकता है, बट ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग बहुत आप देखते भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ मैंने अपना विंडो ओपन कर रखा है, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैमरा भी मेरे सेट है, माइक भी मेरे साथ है। तो इतने सारे मल्टीपल टास्क मेरा सीपीयू हैंडल कर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, और एक बार में सीपीयू केवल एक को ही मिलता है। ओके, अब इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, डेटा ट्रांसफर एप्लीकेशन, गूगल क्रोम, MS एक्सेल, फायरफॉक्स ब्राउजर जो है ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी उनकी इंस्टांस हैं, मतलब ये उनकी एक टाइप है। ओके, जैसे कोई भी पर्सन जो है यूजर है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है, गूगल क्रोम खोल के रख सकता है, MS एक्सेल खोल के रख सकता है, फायरफॉक्स ब्राउजर खोल के रख सकता है, यानी एक साथ इतने सारे टास्क जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें भाई तो विंडो, लाइनेक्स और आपका मैक ओएस जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। मैंने मैक ओएस को लिखा नहीं है, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स और मैक ओएस जो है सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल में तो आएंगे ही आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो है पहले वाले की तरह ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है प्रोग्राम के साथ, ये मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया है, उसको जरा देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक प्रोसेस या टास्क जो होता है हमारे प्रोग्राम का एक इंस्टांस होता है, यानी प्रोग्राम जो होता है वो बिग एंटिटी होता है, प्रोसेस जो होता है उसकी छोटी सी टाइप होती है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेस जो होती हैं किसी प्रोग्राम की, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब यहां पर इसको it is implemented by the code and data of several programs in a memory simultaneously and multiplexing process and input output device among them। यानी बहुत सारे प्रोग्राम की प्रोसेस को, उनके डेटा को, कोड को हम लोग मेमोरी के अंदर साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, और साथ में जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो जो सीपीयू, जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे सीपीयू टाइम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर मेमोरी, उनको भी आसानी से इस तरह के मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको मैनेज किया जाता है, उनको सिस्टम को एलोकेट किया जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि
साइमल्टेनियसली बहुत सारी प्रोसेस जो होती हैं वो सीपीयू के अंदर रन करती हैं, बट एट अ टाइम सीपीयू केवल एक ही प्रोसेस को एलोकेट होता है। अब हो सकता है कि एक प्रोसेस का टास्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब वो प्रोसेस जो है उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस एक आ गई, तो हमारी प्रोसेस को क्या होगा जो अभी रन कर रही थी, तो उसको अपनी जो करंट स्टेज है उसको सेव करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोसेस, जितनी भी सारी प्रोसेस रन कर रही होती हैं, उनके बीच में आपस में जो ट्रांजिशन होता है, यानी एक प्रोसेस को हटाकर दूसरी प्रोसेस को सीपीयू दिया जाता है, तो उस केस में सारी की सारी जो उसकी स्टोरेज है, उसका जो मेमोरी है, उसका जो एक तरह से स्टेज है, उनको रिमेंबर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब मल्टीटास्किंग जो होता है वो जनरली जो होता है हम यहाँ पर सिंगल यूजर से कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही यूजर बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, खासतौर से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो विंडो है जिसमें मैं भी वर्क कर रहा हूं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, साथ में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग भी है। जैसे विंडो 1000 एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10 जो है ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे किसके, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। साथ में लाइनक्स, मैक ओएस भी इसके बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक साथ बहुत सारे यूजर जो हैं क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो इट अलाउ द मल्टीपल यूजर टू एक्सेस अ सिंगल सिस्टम रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। तो ये यूजर जो होते हैं जिनको एक साथ मिलता है, तो उन पे क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं एक साथ बहुत सारे यूजर एक तरह के इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब खास तौर से जो यूजर ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू द नेटवर्क। अब ये नेटवर्क आपका लैन हो सकता है, खासतौर से लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर की वजह से जो है ये सारे यूजर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जितने भी जैसे लोगों की हर यूजर की टर्न आती है वो एक के बाद एक जो है उनको मैनेज करता रहता है। यानी जो यूजर्स हैं वो अपनी टर्न का आने का वेट कर रही होती हैं। और यहाँ पर भी बहुत तरह के जो इंडिविजुअल लेवल पर जो इन्वायरमेंट है, ऑथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी है, प्रिविलेज है, ये जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज करता है। अब देखिए जैसा कि क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे यूजर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो जो भी कोई इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है तो उसको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, और उसका ऑथेंटिकेशन करने का जो जो जिम्मा होता है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो कोई ऐसा नहीं होता कोई कोई एक्सटर्नल यूजर जो है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, साथ में प्रॉपर यूज सिक्योरिटी के साथ ही हर यूजर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। साथ में हो सकता है बहुत सारे ऑपरेटिंग यूजर जो है इसमें इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको रीड करने की प्रिविलेज है, तो जो प्रिविलेज यूजर को मिलेगी ये सारा का सारा टास्क जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मैनेज करेगा। ठीक है। अब इसी के बाद जो है नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि यहां पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइम के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से जो है हर एक यूजर को जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो इट अलाउ द यूजर यानी अलाउ द यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, ईच टास्क इज गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। तो यहां पर बहुत सारे यूजर होते हैं और साथ में बहुत सारे यूजर्स के अपने बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है। तो हर टास्क को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपरली मिलता है। तो यहां पर मल्टीपल इंडिविजुअल डिफरेंट टर्मिनल पर एक साथ एक कंप्यूटर सिस्टम को साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं। ठीक है। और जितनी भी प्रोसेस या जितनी भी टास्क कंप्यूटर रिसोर्सेज की यूजर्स लेते हैं
उनको एक प्रॉपर टाइम स्लॉट मिल जाता है। यानी हर प्रोसेस को, हर यूजर की हर प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है टाइम स्लॉट्स के अंदर, और जो है सीपीयू का जो टाइम है हर यूजर के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया जाता है। यानी तो टाइम को एलोकेट किया जाएगा दो लेवल पर, एक तो यूजर लेवल पर, पहला तो यूजर लेवल पर, और दूसरा हर यूजर की प्रोसेस लेवल पर। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहां पर उसे हर यूजर को भी टाइम देना है, साथ में हर यूजर की हर प्रोसेस को भी टाइम देना है। तो हर प्रोसेस का एक टाइम स्लॉट होता है, हर टाइम स्लॉट होता है, एक प्रॉपर टाइम स्लाइस दिया जाता है। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो रिएक्शन टाइम होता है हर इंडिविजुअल प्रोसेस का, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे हर प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जो है डिवाइड किया जाता है। ओके, अब इस तरह के एग्जांपल जो हैं जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडो एंटी सर्वर है और विंडो 2000 सर्वर, इसके जो है वो बेस्ट एग्जांपल में आते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी हम लोग अपना ये जो मैटर पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमारा जो कोर्स है एनवीएस का हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इस कोर्स में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्यूरी सेंड कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल लेक्चर्स जो हैं हमने अपनी क्लासेस में डाल रखे हैं, जिसमें हमने हर क्लासेस के अंदर आपके पीडीएफ नोट्स हैं, साथ में पीडीएफ नोट्स के साथ साथ जो हैं हम आपको उसी नोट्स से जो हमारे आपके लिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है क्रिएट किए हुए हैं, जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। ओके, तो पहले पीडीएफ मिलेगा आपको, साथ में पीडीएफ के साथ साथ जो है हम आपको जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराएंगे अपने इस कोर्स मॉड्यूल के लिए। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी जो कोर्स है हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर अवेलेबल है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से नाम से पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो वर्क करता है रियल टाइम में। यानी रियल टाइम का मतलब होता है कि जैसे आपका एरोप्लेन है या रेलवे है, आप रेलवे में बुकिंग कराने जाते हैं, आप 11 बजे, आपने देखा कि ऑनलाइन जनरली 10 बजे हर मॉर्निंग में 10 बजे से आपकी एसी का क्या कहते हैं कि आपका रिजर्वेशन होता है, और स्लीपर क्लास का 11 बजे होता है। ठीक है, अब आपने देखा 10 बज के 20 मिनट में आए, 10 बजे तक रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर 180 सीट थी एसी की, आप आए 10 बज के 20 मिनट पर, तो 180 से घटकर 20 हो गई, है ना। तो लोगों ने रियल टाइम में अपना क्या करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया एसी में। तो इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम में खास तौर से रियल टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और यहां पर हर डेटा को, हर प्रोसेस डेटा को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रॉपरली जो है स्ट्रिंग टाइम फ्रेम मिलता है। तो इट डिजाइन टू प्रोसेस द डेटा एंड एग्जीक्यूट द टास्क इन अ स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम। यानी रियल टाइम में हर प्रोसेस को, हर टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए एक प्रॉपर टाइम एग्जीक्यूट मिलेगा। और यहां पर जो मेन पार्ट ये है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का कि यहाँ पर हर प्रोसेस को टाइमली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो जितने भी क्रिटिकल टास्क होते हैं उन्हें कंप्लीट होने के लिए एग्जैक्ट टाइम पर कंप्लीट होना होता है एवरी टाइम। और साथ में ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं रियल टाइम के, इनका जो आउटपुट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। यानी उनको पता होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी हर ऑपरेशन डिफाइन होता है प्रिडिक्टेबल मैनर से। साथ में जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती बल्कि हाईएस्ट मिलती है। तो अगर मान लो एक प्रोसेस या एक टास्क को सीपीयू एलोकेट हो रखा है, तो अब मान लो उससे हायर प्रायोरिटी की कोई टास्क आ जाता है, तो जो पहले वाली हमारी जो प्रोसेस चल रही है उसको हटाकर दूसरी वाली जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली टास्क है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ में इस तरह की प्रोसेस के अंदर, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमल डिले होता है, और जितने भी इनपुट और प्रोड्यूसिंग आउटपुट होता है उनमें कम से कम
मिनिमल टाइम होता है। और यहाँ पे खास तौर से इनका जो इस सिस्टम का जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। खास तौर से यहाँ पर इसे जहाँ पर जिन सिस्टम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम करना होता है वहाँ पर हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है। ओके, देन इसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं, मतलब खास तौर से ऐसी एप्लीकेशन जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती हैं, तो कौन कौन सी हैं जरा मैं आपको बताता हूं। पहला है एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, हार्ट पेस मेकर यानी जो हमारे जो दिल में जो पेस मेकर होता है यानी जो एक तरह से आर्टिफिशियल हार्ट होता है, तो वहां पे भी रियल टाइम में काम करता है। नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम और साथ में जो रोबोट्स होते हैं, इस तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो है एप्लीकेशन बेस्ड हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो नाम से पता चल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम पे ना होकर बल्कि सभी जगह पर, हर जगह पर अवेलेबल है। तो इट मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपेयर टू द यूजर एज अ सिंगल कोरेंट सिस्टम। तो यहां पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को बनाकर जो है एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है। तो यूजर को लगता है कि वो केवल एक सिस्टम को यूज कर रहा, नहीं, बट उसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से हाइड किया जाता है और यहां पर उनके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हम लोग कहते हैं। तो खास तौर से जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट और कोऑर्डिनेट किया जाता है जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक सिस्टम दिल्ली में अवेलेबल है, दूसरा सिस्टम इलाहाबाद में अवेलेबल है, एक अहमदाबाद में है, तीसरा चौथा चेन्नई में है, फिर पांचवा मुंबई में। तो इस तरह से हमारे सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल हैं और उनको प्रॉपर वे में कनेक्ट किया जाता है थ्रू द नेटवर्क। ओके, अब मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं एक प्रॉपर सिंगल सिस्टम बनाते हैं और यहां पर जो यूजर एक्सपीरियंस होता है उनके को बिल्कुल लगता नहीं है कि वो जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम इतना ईजी होता है कि उनके पीछे की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कनेक्टिविटी होती है, वो यूजर से हाइड की होती है। अब इस तरह के सिस्टम के अंदर बहुत सारी जो रिसोर्सेज होती है उनको शेयर किया जाता है, जैसे फाइल्स है, प्रिंटर है, प्रोसेसिंग पावर है, जितने भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया था उनको शेयर किया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको कनेक्टेड करने की वो हाइड की जाती है यूजर से, यानी यूजर को नहीं पता कि पीछे के सिस्टम में कैसा वो कनेक्टिविटी है, ये जो उनके एडमिन्स होते हैं केवल उनको पता होता है। और साथ में जो कंप्यूटर होते हैं यानी जो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको ऐड करना यानी स्केलेबल करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल, अब मान लो राइट नाउ केवल 100 यूजर्स हैं, तो 100 यूजर्स को मैनेज करने के लिए मान लो 20 सर्वर की जरूरत है। अब एक समय में मान लो 50 ही रह गए, तो 50 के लिए केवल 10 ही यूजर्स की जरूरत है। तो इनको आसानी से स्केलेबल किया जा सकता है, यानी और कंप्यूटर को ऐड और रिमूव किया जा सकता है बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द सिस्टम। तो जैसे जैसे डिमांड आती है हमारे सिस्टम के अंदर, उस तरह से डिमांड जो है कम और ज्यादा कर दी जाती है। अब एक साथ बहुत सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली डिफरेंट मशीन्स पे रन करती, तो अब तक जो हमने बात की थी वो सारी की सारी प्रोसेस एक ही सिस्टम पे काम कर रही थी, यानी एक ही मशीन पे काम कर रही थी। बट यहां पर मशीन्स भी बहुत सारी होती हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल खास तौर से जो एटीएम है, जिसे हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, जैसे एक स्टेट के अंदर आपके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे, हर डिस्ट्रिक्ट जो है सिटी में डिवाइड होता है और हर सिटी के अंदर एक से ज्यादा एटीएम मशीन्स होती हैं। तो जो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है सारे एटीएम्स का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। साथ में हमारे टेलीफोन, सेलुलर नेटवर्क जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, वो भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि यहां पर कंप्यूटर्स जो होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, साथ में
जो हमारे नेटवर्क है उनको मैनेज किया मतलब उनको मैनेज किया जाता है ओवर अ वाइड नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भी हम लोग जो है एक बैकबोन नेटवर्क को रखते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर इस तरह के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत तरह के जो टूल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको रिसोर्सेज होती है, उनको मैनेज किया जाता है। जैसे यूजर्स है, उनका डेटा है, उनकी एप्लीकेशंस है, उनका हार्डवेयर है, आसानी से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको शेयर किया जाता है। तो बहुत सारे यूजर यहां पर इट अलाउ द मल्टीपल यूजर टू शेयर द फाइल्स, प्रिंटर, एप्लीकेशन, आसानी से वो शेयर कर सकते हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि एक ही नेटवर्क पे शेयर किया जाता, बल्कि ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बहुत सारे नेटवर्क्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो मतलब यहां पर बहुत सारे यूजर्स को मैनेज किया जाता है, उनकी परमिशन को मैनेज किया जाता है। साथ में जो उनकी सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है उनको भी जो है इस नेटवर्क पर मैनेज किया जाता है। तो इस तरह की बहुत तरह के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी नेटवर्क्स होते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। और यहाँ पर जो एक्सेस होता है, मतलब जो जो यूज़र है, ऐसा नहीं है कि यूज़र केवल उसके साथ सिस्टम रखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में मेरा एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को मैं अपने घर पे बैठे हुए कंप्यूटर सिस्टम से भी मैनेज कर सकता हूं। तो रिमोट लोकेशन, रिमोट लॉगिन जो है इस तरह के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज किया जा सकता है। तो साथ में जितनी भी स्टोरेज है, फाइल मैनेजमेंट है, उसको एक सेंट्रलाइज वे में स्टोर किया जाता है। ओके, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो यूनिक्स है, यानी इस तरह के सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैक ओएस एक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2003 होता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2008 होता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक ही प्रोसेस की बहुत सारी थ्रेड होती हैं। बस ये मान लो एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारी थ्रेड होती हैं, तो उन्हीं को बनाकर एक मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। तो यहां पर इट अलाउ द एप्लीकेशंस टू क्रिएट द मल्टीपल थ्रेड टू एग्जीक्यूट विद इन अ प्रोसेस। तो एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारी थ्रेड को, अब देखो थ्रेड को हम लोग जो है लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं। देखो एक एप्लीकेशन जो है जनरली एक ही प्रोसेस के अंदर रन करती है, बट एक ही एप्लीकेशन के बहुत सारे टास्क होते हैं। तो अब उन टास्क को अगर हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में डिवाइड कर देंगे तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड बना देते हैं। अब ये थ्रेड क्या होता है, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ, मतलब हमारे कोर्स के अंदर, तो आप जाके उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक ही एप्लीकेशन को बहुत सारे थ्रेड के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब वो सारे थ्रेड जो होते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली रन करते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खास तौर से एप्लीकेशंस को के अंदर जो सेम प्रोसेस के अंदर जो साइमल्टेनियस कॉल होता है थ्रेड का, वो मैनेज किया जाता है। और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक माइन्यूट लेवल पर थ्रेड को एक प्रॉपर से मैनेज किया जाता है। तो जो डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं जो थ्रेड लेवल पर वर्क करते हैं, वहां पर जो है इनको मैनेज किया जाता है। साथ में जो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं एक प्रोग्राम के, जैसे एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टास्क हैं, तो उन टास्क को थ्रेड में डिवाइड किया जाता है। वो सारे के सारे जो है साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। जैसे देखो क्या होता है, एक प्रोसेस जो होती है केवल एक ही बार में सीपीयू उसको एलोकेट होता है, बट अगर हम लोग प्रोसेस को थ्रेड में डिवाइड कर देंगे तो एक साथ बहुत सारी थ्रेड जो हैं वो सीपीयू मिल सकती, उनको वो ले सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है थ्रेड का प्रोसेस के ऊपर। और इस तरह के मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिस्पॉन्स होता है एप्लीकेशंस का वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। साथ में यूजर इंटरफेस को आसानी से मैनेज किया जाता है। और इस तरह के मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरह के एप्लीकेशन में काम करते हैं, जो उनके एप्लीकेशन के नाम है, जैसे वेब सर्वर है, मीडिया प्लेयर है, मैक सर्वर है,
स्प्रेडशीट है और वीडियो गेम है। ओके, तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं जो कि मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो यहां तक हमने अब तक हमने अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी। अब जो भी जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी के हम लोग जो है अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको भी, यानी एमसीक्यू है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो हम लोगों ने प्रेजेंट किया था आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस टॉपिक के आपके साथ डिस्कस करने थे। तो अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है 1 आवर्स तक का पहुंच जाएगा, 1 घंटे तक का हो जाएगा, तो काफी लेंथी हो जाएगा जिसमें आप जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो यानी अगला ही वीडियो जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें हम लोग आपके साथ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे करिएगा, मैं आपके उसको जवाब दूंगा। साथ में इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ये पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे वहां पर, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पीडीएफ भी वहीं पर अपलोड हो जाएगा। ओके, इसके साथ हमारा जो कोर्सेज है एनवीएस टीजीटी पीजीटी का या फिर केवीएस का, डीएसएसबी एमआरएस का, सबके कोर्सेज हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। उसके लिए आप हमारे जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।